नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहा था। साथ ही साथ मुझे खुद इस कंपनी के बारे में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अभी देखिए, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के एक केमिकल सेक्टर कंपनी है। एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास। अभी 16,000 करोड़ के कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है, क्या कंपनी में सही में कुछ दम है, क्या पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। अगर मैं कंपनी के एक डेटा अपडेट में आपके साथ शेयर करूँ तो आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। देखिए, फूड एंड प्लास्टिक जो अधिसब्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर फाइन ऑर्गेनिक का मार्केट शेयर कितना है, 90%। और साथ ही साथ जो ओले मतलब ओलो केमिकल्स है उसके ऊपर मार्केट शेयर कितना है, 40%। और ओलो जो ओलो केमिकल्स जो एडिसिव है मतलब इसके ऊपर भी मार्केट शेयर 40% है। तो जो प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा, ऐसे नहीं कि कल जाकर खत्म हो जाएगा, हमेशा रहेगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। तो मैं इस दोनों कंपनी के ऊपर इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ, मतलब इस फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर इसलिए मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि इसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ दोस्त कुछ लोगों को ये भी कहना होगा कि अगर कंपनी अच्छा है तो लगातार गिर क्यों जा रहा है। क्योंकि देखिए, कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ तब टोटल सरकार ने क्या बताया कि कोई एक स्टेट को क्या लॉकडाउन दिया, सारे स्टेट को लॉकडाउन दिया, मतलब सारे व्यक्ति को घर में ही रहने के लिए बोला। तो कहने का मतलब है कि अगर एक स्टेट को बोला जाता तो अलग बात होता, एक कंपनी के ऊपर आरोप लगाता, एक कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता तो अलग बात होता। पूरा का पूरा सारे कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अब रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, एक्चुअली मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं। डिमांड कम होने के पीछे मेनली रीजन है चाइना। चाइना यूरोप कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्री को, साथ ही साथ एशियन कुछ पैसिफिक कंट्रीज को कंपनी सस्ते दामों में केमिकल्स को बेच रहा था। और इस सस्ते दामों में बेचने के चक्कर में इंडिया को मतलब बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तो इसमें इंडिया के केमिकल्स कंपनी को सीखना चाहिए। देखिए, बड़े प्लेयर के साथ पंगा लेने से पहले कुछ ऐसे टेक्निक सोचना पड़ेगा कि मार्केट में मोनोपोली होने के बाद भी वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ा एक वीकनेस पॉइंट है। तो मुझे लगता है केमिकल्स कंपनी को कुछ सोचना चाहिए। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी 100% काम कर रहा है, जहाँ पे 43% बिजनेस इंडिया में है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 57%, और यही इसका झटका है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 57% बिजनेस कर रहे हैं, अगर इंडिया में ज़्यादा बिजनेस कर किया होता तो उसका ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता। तो बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है, जहाँ बाहर की कंट्रीज में डिमांड कम है। तो डिमांड कम है मतलब क्या है, मान के चलिए मैं यूरोप के बारे में बात करूँ, कोई भी प्रोडक्ट की कीमत मान के चलिए 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इंडिया भी बेच रहा था, चाइना भी बेच रहा था। तो चाइना ने क्या किया, अचानक इसका 100 रुपीज़ का प्राइस को 90 कर दिया। तो सोचिए, इंडिया अभी भी 100 में ही बेच रहा है। तो आप बाजार में जाएंगे, सेम प्रोडक्ट अगर 90 में आपको मिल जाए तो क्या आप 100 में खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो यही कारण की वजह से इंडियन जो केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर बिग झटका लगा, और इंडियन केमिकल्स कंपनी के ऊपर सेल जो है वो डाउन हो चुके हैं। आप खुद ही इस कंपनी के ऊपर देख सकते हैं। एक बार मैं इसका डेटा दिखा दूं तो आप खुद ही देख सकते हैं कंटिन्यूसली क्या हो रहा था। सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, और फाइनली 2023 के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली सेल डाउन होता चला गया। फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे चीज रिकवरी हो रहा है। तो मुझे लगता है फिर से जो प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ग्रोथ हो रहा था, जो रुक चुके थे, वो फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि बड़े बड़े एनालिसिस यही बता रहा है कि 2025 के बाद केमिकल सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो ये सारे पॉइंट्स में बार बार आपके साथ इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको मार्केट में जब भी काम करना है तो किसी भी कंपनी के ऊपर ये मत सोचना कि कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं तो वो बेकार कंपनी है, और जो कंपनी कंटिन्यूसली हाई करते चले जा रहे हैं वो बहुत शानदार कंपनी है। आपको ऐसे कभी भी मार्केट के ऊपर काम नहीं करना है। आपको कंपनी के स्टडी करना होगा, वैल्यूएशन चेक करना होगा कि सही में वैल्यूएशन सस्ता है। चलो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, एक टाइम इस कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक चला गया था, हाई पी रेशियो हो गया था अराउंड 90 के आसपास। और उसके बाद देखिए, पी रेशियो कोविड के लेवल से भी नीचे आ गया था, अभी कोविड के ऊपर भी चला गया है। मतलब जो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 42, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 45। देखा जाए तो कंपनी अभी पी रेशियो ठीक ठाक है, मतलब यहाँ से कंपनी रीबाउंस और बैक करने का चांसेस है। चलो एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ
कि कंपनी यहाँ से रीबाउंस करने का एक कोशिश तो जरूर करेंगे। तो उसी तरीके से देखिए यू टर्न लेकर कंपनी बाउंस बैक कर रहा है, मतलब कंपनी फिर से वही लेवल से जर्नी करके स्टॉप लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। और मुझे तो चाहिए एक टारगेट, तो मुझे टारगेट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज स्टेट मुझे मिला था। वो रेंज स्टेट के बारे में एक बार मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बने। कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल का मतलब क्या है, एक दो तीन चार, चार के चार बाइंग कैंडल बने हैं, और इस टोटल चार बाइंग कैंडल का टोटल रेंज बना है 41%। तो इस तरीके से जब भी कोई रेंज बनता है तो मैं इंतजार करता हूँ इस नीचे लेवल का टच करने का। तो यहाँ पे टच करे तो मेरा एंट्री बनता है, और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट बनता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो टच नहीं हुआ, तो क्या आपने यहाँ पे टारगेट ले लिया? बिल्कुल नहीं, मेरा एंट्री नहीं हुआ तो टारगेट कहाँ से होगा? तो एंट्री कहाँ पे हुआ, देखिए बहुत दिनों का इंतजार करने के बाद फाइनली यहाँ पे एंट्री हुआ। और कब एंट्री हुआ? 2023 में मार्च माह में, मतलब एक साल पहले। अभी देखिए एक साल के बाद कंपनी का हालत क्या है। देखिए पेशेंस कितना इंपॉर्टेंस होते हैं, जो लोग इतने टाइम तक पेशेंस दिखाए उसका आज फायदा मिला। तो देखिए प्रॉफिट जब एंट्री लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूं तो 500 डेज हो चुके हैं। 500 डेज का मतलब होता है अराउंड दो मतलब 1.5 ईयर्स, मतलब ऑलरेडी 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल में कंपनी कितना रिटर्न दे रहा है? 40%। तो देखिए कभी कभी होता रहता है। अगर देखिए 2 साल में भी आपको इसका टारगेट मिले तो भी एवरेजली आपको 21% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो बेस्ट है। 20% का रिटर्न पाना इतना आसान नहीं है। अगर मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड भी करते हैं तो शायद अपने रिक्सी म्यूचुअल फंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो शायद आपको 23% का रिटर्न मिल ही जाएगा। 25% तक 26% तक भी रिटर्न मिल जाते हैं। तो वो अलग बात है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर सीख कर काम करना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड ना होकर काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो जब टारगेट अचीव होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब को दो बात कहूंगा कि पॉलीकैब के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कुछ दिनों से कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं तो कंपनी बेकार हो गया, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। बेकार कंपनी को बेकार कंपनी उसी को सोचना चाहिए जिस कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। पॉलीकैब एक अकेला कंपनी है जो मार्केट लीडर, मतलब खुद के सेक्टर का लीडर प्लेयर है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ बन चुके हैं। देखिए अभी कहेंगे सर 1 लाख कहाँ पे है? देखिए शेयर प्राइस में करेक्शन हुआ तो 1 लाख से मार्केट कैप घट चुके हैं, क्योंकि जितने सारे शेयर प्राइस यहाँ पे रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर को। तो नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद ही टोटल मार्केट कैप निकल के आते हैं। तो शेयर का प्राइस घट चुके हैं तो नंबर वन शेयर तो ठीक है, प्राइस घट चुके हैं तो उसके लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सॉरी मार्केट कैप भी घट चुके हैं। तो जिसके लिए कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कारण, कुछ इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि कभी कभी टारगेट होने के बाद प्रॉफिट बुक तो होगा ही। तो आप कहेंगे सर क्या आपका कोई टारगेट हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। हाँ जेफरीज ने एक टारगेट दिया था, कुछ इस तरीके से लेवल में बाई दिया था, करीबन 6,000 5,800 के 850 के आसपास यहाँ पे बाइंग जेफरीज ने दिया था। और उन्होंने टारगेट रखा था 7,340 रुपीज़ के आसपास। फाइनली देखिए यहाँ से टारगेट अचीव होने के बाद ही बिग क्रैश हो गया। जेफरीज ने इस लेवल में फिर से एक बार बाय दिया और इसका टारगेट कहाँ तक रखा, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। 7,970 से उन्होंने बाय दिया, 8,420 तक उनका टारगेट रखा है। तो मैंने कोई इस तरीके से टारगेट को देखकर कभी भी काम नहीं किया। तो जेफरीज ने जो टारगेट रखा उसके बारे में चर्चा करूँ तो जेफरीज का जो टारगेट है, मुझे लगता है इस हाई लेवल तक जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। और ऑब्वियसली कंपनी कोई खराब तो नहीं है कि यहाँ पे रुक के रखेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए पॉलीकैब ऐसे कंपनी है ना जिसका हमेशा डिमांड रहेगा। कितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, कितना भी बिल्डिंग्स का काम हो, कितना घर का काम हो, कितना इंडस्ट्रियल का काम हो, हर जगह पे केबल का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए केबल का जरूरत तो पड़ेगा ही, और केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस कंपनी एक लीडर प्लेयर है। लीडर प्लेयर का मतलब क्या है? अगर इसका मार्केट शेयर को देखा जाए तो केबल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का मार्केट शेयर, देखिए सॉफ्ट सॉरी 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 मैं एक बार गलत डेटा दिखा दिया, माफी चाहता हूँ, मैं दूसरे कंपनी का डेटा दिखा दिया। हाँ आप देख सकते हैं वायरेंस केबल इंडस्ट्रीज में क्या है, 25% का मार्केट शेयर है। और वो भी कितनी कंपनी के साथ मतलब कंपटीशन है। तो मार्केट में ऑलरेडी 60 कंपनी लिस्टिंग है। कितनी सारी कंपनीज मार्केट में अनलिस्टेड कंपनी है जिसके साथ कंपटीशन करके कंपनी 25% मार्केट शेयर लेकर रखा है, और वो भी केबल मैन्युफैक्चरिंग में। तो सोचिए कंपनी में कितना पोटेंशियल है। देखिए चीज़ों को ना आप क्लियरली अगर समझेंगे तो सब कुछ आपको आसान लगेगा। अगर आप बहुत दिमाग दिमाग में बहुत कुछ भर रहे हैं, एक एक करके सारे चीज़ भर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ भर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब जो क्लियरिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है विप्रो। और विप्रो के बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में, मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं है। और मेरा कोई भी मतलब पेड वर्जन, कोई भी कोर्सेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई भी आपको मेरे नाम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट्स आज तक नहीं बेचा। और मेरा कहने का मतलब है कि आप सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सारे वीडियो सीख सकते हैं। जब तक यूट्यूब चलेगा तो मैं सारी चीज़ सिखाता रहूँगा, जब बंद हो जाएगा तो वो अलग बात है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ा है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विप्रो के बारे में चर्चा करूँ तो विप्रो के ऊपर सिर्फ एक ही डेटा दिखाऊंगा, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो जो आशा किया जा रहा था कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव आने का चांसेस है, मगर हुआ कुछ उल्टा। कंपनी का सेल्स थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली पॉजिटिव हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के आधा से इनकम जो है वो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा हुआ। दूसरी बात, कंपनी एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल में रखा। इनकम जिस तरीके से, सेल्स जिस तरीके से कम किया, उस बेसिस में एक्सपेंस को भी कम किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी होने का टाइम आ चुके हैं। और उसी बेसिस में कंपनी भागते भी देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से इस बार यहाँ पे क्रैश हो गया। यहाँ पे क्रैश होने के पीछे कारण भी आप सभी जानते हैं। लास्ट कुछ मतलब लास्ट वीक से देखा जा रहा था कि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से नेगेटिविटी आया, और यूएस मार्केट से जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आया, साथ ही साथ बांग्लादेश से नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, इसराइल से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, जापान से आ रहा है। तो इतने सारे कंट्रीज से अगर नेगेटिव न्यूज़ आए तो एक इम्पैक्ट तो इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ता है। तो जिसका झटका यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी आप सोच रहे हैं कि एक कंपनी यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेंगे, जरूर करेगा। तो इसके लिए टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे पता नहीं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मेरा एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड, जो एक 2000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 13 तारीख को हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।